तो हम लोग स्टार्ट क्या किए थे वो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में हम लोग बहुत सारी बार डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग फ्रिक्शन का जो है ना नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जो डिस्कस किए थे पहले उसको रिमाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात को डिस्कस करते हैं। तो रिमाइंड को हम लोग सबसे पहले हम आपको बताया थे पिछले क्लास में व्हाट इज फ्रिक्शन, हाउ फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड, वेयर व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एंड हाउ वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज डिटरमाइंड। ये सारी चीज़ें आपको बताए थे। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। फ्रिक्शन क्या है? व्हेन ए बॉडी आइदर मूव्स और ट्राई टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, then an opposing force acts in opposite direction of motion of the body. That opposing force is known as friction. That opposing force is known as friction force. जब कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के सरफेस पे या तो चलती है या चलने की कोशिश करती है, तब वहाँ पे एक विरोधी बल काम करने लगता है जो गति के विपरीत दिशा में लगता है। इसी विरोधी बल को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन को हिंदी में घर्षण कहा जाता है। फ्रिक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। तो घर्षण बल क्या फाइनल हो गया आपका? ये फ्रिक्शन कितने तरह का होता है? मेनली दो तरह का होता है, लेकिन आप जो है ना कुछ किताबों में देखेंगे, कुछ बुक्स में देखेंगे तो तीसरा टाइप भी लिखा हुआ है। तो पहला नंबर क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। और थर्ड नंबर क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन। क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम सिंपल है कि जब कोई बॉडी चलने की कोशिश में हो, यानी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो बॉडी चलने में, फोर्स इज अप्लाइड बट बॉडी इज नॉट मूविंग, इट ट्राई टू मूव बट नॉट मूविंग। बॉडी चलने की कोशिश कर रही है लेकिन चल नहीं रही है, उस सिचुएशन में भी तो फ्रिक्शन लग रहा है। दैट फ्रिक्शन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मीन जब कोई बॉडी चलने की कोशिश में हो, चल नहीं रही हो, वहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उस फ्रिक्शन का नाम क्या दिया जाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या नाम देते हैं सर? स्टैटिक फ्रिक्शन। सिमिलरली अगर कोई बॉडी चल रही हो, कोई बॉडी क्या चल रही हो और चलने के दौरान जो फ्रिक्शन लग रही है, कोई बॉडी मूवमेंट में हो, मोशन में हो और वहां पर जो फ्रिक्शन लग रही हो, उस फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं सर? काइनेटिक फ्रिक्शन। थर्ड वाला क्या कॉन्सेप्ट है आपका? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग मींस क्या होता है? कोई बॉडी रोल करते हुए आगे जा रहा हो। रोलिंग मोशन का मतलब होता है उसमें लीनियर मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है। रोलिंग मोशन का मतलब क्या होता है? आगे की ओर भी बढ़ रहा हो और प्लस नाचते हुए आगे की ओर जा रहा हो, नाच भी रहा हो आगे भी बढ़ रहा हो। तो नाचने का मतलब रोटेशन, आगे बढ़ने का मतलब लिनियरली मूव कर रहा हो। तो ऐसी सिचुएशन में रोल करना कहलाता है। और रोल करते हुए कोई बॉडी आगे की ओर जा रही हो तो वहां पर अगर फ्रिक्शन की बात की जाए उस फ्रिक्शन का नाम क्या दिया जाता है? दैट्स ऑल। फिर मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू वेरिएबल होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू क्या होता है? वेरिएबल होता है। इसका वैल्यू 0 से लेकर के एक मैक्सिमम वैल्यू के बीच में होता है और इसका वैल्यू सरफेस टू सरफेस वेरी करता है। सरफेस टू सरफेस वेरी करता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से लेकर के कोई खास वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तक होगा। तो यहाँ पे जो है वेरिएबल हुआ कि कांस्टेंट हुआ? वेरिएबल हुआ, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? वेरिएबल। लेकिन जब बॉडी चलने लगे, बॉडी मूवमेंट में हो जाए और सरफेस जो है एक ही तरह का हो, सरफेस में जो है कोई बदलाव नहीं हो, सरफेस सेम हो, यानी सरफेस का स्मूथनेस या रफनेस यानी उसका चिकनापन या रुखापन क्या हो? सेम हो, तब उस सिचुएशन में, वैसे सिचुएशन में उसका जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो फिक्स रहेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज वहां पर नहीं करेगा, वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। कैसे ट्रीट होगा? कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो एक टर्म आता है यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में, लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? इसको याद कर लीजिए आप लोग, फिर से दोबारा मैं बोल रहा हूँ, इसको याद कर लीजिए, पहले भी मैं बोल चुका हूँ। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है सर? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को हिंदी में कैसे डिफाइन करेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन के अधिकतम मान। स्टैटिक फ्रिक्शन के अधिकतम मान को हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, जिसको हिंदी में सीमांत घर्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत घर्षण। शायद आप लोगों को सबको याद हो गया होगा। ओके सर। फिर मैंने कहा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है? जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसके बराबर। जैसे आप किसी बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी चल रही है, आप किसी बॉडी को 10 न्यूटन लगा करके या तो पुश करना चाहते हैं या पुल करना चाहते हैं, खींचना चाह रहे हैं या धक्का देना चाहते हैं, तो दोनों सिचुएशन में बॉडी अगर नहीं चल रही है, बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो आपसे कोई पूछे कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहिएगा जितना हम लगा रहे हैं उतना होगा। जितना लगा रहे हैं उतना होगा। तो आप कितना लगा रहे हैं? 10 न्यूटन। तो
आपका फ्रिक्शन कितना होगा 10 न्यूटन। कब तक? जब तक की बॉडी चल नहीं रही है। और चलने लगेगी तो वहां पे हम ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, वहां काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट अलग से लॉज ऑफ फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? लॉज ऑफ फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो यहाँ तक हम आपको दिखा चुके हैं, जितनी बात मैंने समझाया, जो कहा अभी, ये सारी बात आपको लिख चुके हैं। एक मैं इसको समझने के एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे बोर्ड की तरफ देखिए आप लोग, 6 kg का ब्लॉक है और यहाँ पे हम लगा रहे हैं सपोर्ट एट 10 न्यूटन, ठीक है सर। और यहाँ ऊपर में लिखा हुआ V = 0। इसका क्या मतलब हुआ सर कि आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही है, बॉडी रेस्ट में है। अगर हम आपके पूरे फ्रिक्शन किधर लगेगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर लगेगा। फ्रिक्शन को स्मॉल m से डिनोट कर सकते हैं आप। तो इधर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रिक्शन किधर लगेगा। अगर आप फोर्स को जो है लेफ्ट साइड में अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन आपका राइट साइड में, यानी जिधर आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन। ओके सर, फिर बोलिए जरा, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हो कि V 0 मीन क्या, बॉडी चल रही है, बॉडी रेस्ट में, तो फ्रिक्शन कितना होगा। फ्रिक्शन इन दिस सिचुएशन फ्रिक्शन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स कितना है, इसमें कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं, किसी फॉर्मूला की इसमें जरूरत नहीं है, यानी जितना आप लगा रहे हो उतना ही होगा, जितना आप लगा रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट देखिए सर, ये देखिए एक दूसरा ब्लॉक मैंने लिया, 4 kg की ब्लॉक है, कितनी ब्लॉक है 4 kg, और यहाँ पे सपोज दैट ये आपका 4 kg नहीं, इसको हम 8 kg ले लेते हैं, मतलब सर 8 kg, और नीचे में मैं 2 kg लगा रहा हूँ। कितना लगा रहा हूँ? ये ब्लॉक किसी टेबल पे या किसी बॉडी पे, किसी दूसरे बॉडी पे रखी हुई है, ठीक है, या एक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा। और ये जो सेकंड बॉडी है 2 kg वाली, ये आपका रखा हुआ नहीं है, ये हैंग कर रहा, लटक रहा। क्या कर रहा है? लटक रहा। तो बताइए, अगर ये लिखा हुआ क्वेश्चन में कि ये बॉडी मूव नहीं कर रही, V = 0, इसके लिए लिखा हुआ V = 0, आपसे सवाल कर दिया जाएगा, बताइए इस सिचुएशन में यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, आपसे क्वेश्चन कर दिया जाएगा। तो आप इसको कैसे बनाएंगे सर? सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सोचेंगे नीचे क्या लग रहा है, नीचे में क्या लग रहा है, 2G लग रहा है। क्या लग रहा है सर? 2G का मतलब कितना होता है, 20 न्यूटन। कितना होता है सर? 20 न्यूटन। और ये 2G डायरेक्ट कहाँ लगता होगा, इस ब्लॉक पे लगता होगा, क्योंकि यहाँ टेंशन, यहाँ भी टेंशन, यहाँ भी टेंशन, ये मूव नहीं कर रही है, लेकिन ये तो खींचना चाह रही है ना, ये ब्लॉक अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है, नहीं कर रही है, कर रही है, लेकिन ये नहीं खींचा रहा। फ्रिक्शन किधर लग रहा, इधर लग रहा, यहाँ फ्रिक्शन लग रहा, तो नहीं चल रहा, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर लगेगा। अप्लाइड फोर्स आपका कितना है, यहाँ इसलिए आपका फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 2G के बराबर हो जाएगा, मतलब 2 × 10, मतलब कितना होगा बाबू, 10 कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। इसके बाद हम लोग अब लॉज ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फर्स्ट लॉ को मैंने डिस्कस किया था, ये वाला बताइएगा फर्स्ट लॉज ऑफ फ्रिक्शन में हम लोग बातचीत कर रहे थे। आइए हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्या देखेंगे सर? लॉज ऑफ फ्रिक्शन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? घर्षण के नियम। क्या कहते हैं सर? घर्षण के नियम। घर्षण के नियम। इसमें फर्स्ट लॉ में बाबू क्या कहता है? ये पॉइंट आप नोट किए हैं क्या अभी? यहाँ से इसको नोट किए हैं? नहीं नोट किए। चलिए यहाँ से हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, इसको नोट नहीं करेंगे। फर्स्ट लॉ कहता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is directly proportional to the normal reaction, force of friction is directly proportional to the normal reaction। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अगर आप शॉर्ट में जो है ना बोलना चाह रहे हो, कहना चाह रहे हो कि कोई बॉडी मोशन में है, उस सिचुएशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी लग रही है,
तो मोशन के दौरान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए कॉन्सेप्ट लगता है लॉज ऑफ फ्रिक्शन, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन को निकालने के लिए आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन में बाबू मैंने बताया था आपको कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। पिछले क्लास में थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था, आज मैं इसको फिर से बता रहा हूं, इसको गौर से देखिए। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है सर? नॉर्मल रिएक्शन पे। नॉर्मल रिएक्शन को आर या एन से डिनोट किया जाता है। किसे डिनोट किया जाता है? आर या एन से हम लोग डिनोट करते हैं। इसको आगे अगर एक्सटेंड किया जाए F इक्वल टू म्यू इनटू आर, F इक्वल टू म्यू इनटू आर, और इसको आप म्यू इक्वल टू लिख सकते हैं F बाई आर। क्या लिख सकते हैं? F बाई आर, वेयर म्यू इज ए कांस्टेंट। म्यू को क्या कहते हैं हम लोग? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट इज ए कांस्टेंट। म्यू क्या है यहाँ पे सर? कांस्टेंट है, जिसका नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हिंदी में इसको घर्षण के नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण के नियतांक, घर्षण के नियतांक। हिंदी वाले अपने हिंदी में लिख लीजिएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लीजिएगा। अब सर यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट विल बी द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ म्यू? व्हाट विल बी द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ म्यू? यहाँ पे मैं कुछ बात बता रहा हूँ, उसको ध्यान से लिखिएगा, सुनिएगा। फिजिक्स के अंदर तीन तरह के कांस्टेंट यूज किए जाते हैं। फिजिक्स में तीन तरह के कांस्टेंट यूज किए जाते हैं। पहला कांस्टेंट जिसका यूनिट और डायमेंशन दोनों होगा। दूसरा कांस्टेंट जिसका यूनिट और डायमेंशन दोनों में से कुछ नहीं होगा, ना यूनिट होगा ना डायमेंशन। और तीसरा कांस्टेंट यूनिट होगा और डायमेंशन नहीं होगा। ये तीन तरह के कांस्टेंट यूज किए जाते हैं। फर्स्ट विदाउट यूनिट विदाउट डायमेंशन, सेकेंड विथ यूनिट एंड विथ डायमेंशन, एंड थर्ड विथ यूनिट बट विदाउट डायमेंशन। याद रहेगा सर? कांस्टेंट फिजिक्स में कितने तरह के यूज किए जाते हैं? पहला बिना यूनिट बिना डायमेंशन, ऐसा भी होता है। दूसरा यूनिट और डायमेंशन दोनों वाला, और तीसरा यूनिट वाला लेकिन बिना डायमेंशन। याद रहेगा सर? आप एक सबका एग्जांपल दीजिएगा, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। पहला एग्जांपल देते हैं जिसका यूनिट डायमेंशन दोनों। आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नाम सुने? कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, h स्मॉल h। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़िएगा 12th क्लास में, वहां आप देखिएगा एक कांस्टेंट आएगा, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। फिर वहीं पे एक और कांस्टेंट मिलेगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और आगे बढ़िएगा, मैग्नेट में जाइएगा, मैग्नेटिक कांस्टेंट मिलेगा। फिर वहां पे कौन नाम आएगा? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये सब जो मैंने नाम लिया, ये सारे कांस्टेंट विथ यूनिट एंड विथ डायमेंशन, जिनका यूनिट और डायमेंशन सब होता है, दोनों होता है। यूनिट भी होता है, डायमेंशन भी होता है। दूसरा मैं एग्जांपल दे देता हूँ जिसका यूनिट नहीं हो, डायमेंशन नहीं हो। एक आप अभी बोर्ड पे देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं फ्रिक्शन का कांस्टेंट, इसका नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका यूनिट और डायमेंशन दोनों नहीं होता है। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। इसका यूनिट डायमेंशन दोनों नहीं होता है। आप 10th क्लास में पढ़ के आओगे, एक कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 10th में पढ़ के आओगे, 12th में भी आपको पढ़ना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हिंदी में अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। ये दोनों, यानी अभी जो मैंने नाम लिया, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और प्लस वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दोनों भी क्या होता है? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ये दोनों क्या होता है सर? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, यानी इनका यूनिट भी नहीं होता और डायमेंशन भी नहीं। आप नाम सुनोगे रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी निकालिएगा तो दो डेंसिटी का रेशियो निकालना है, वो भी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। क्या हो जाएगा सर? यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। ऐसे फिजिक्स में और भी चीजें तलाश की है, तो बहुत सारी चीजें जो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। थर्ड वाला केस में बता दिया जिसका यूनिट हो और डायमेंशन नहीं हो। ऐसे एग्जांपल आपको याद रखना चाहिए। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल थीटा से डिनोट करते हैं, सॉलिड एंगल ओमेगा से डिनोट करते हैं।
तो प्लेन एंगल हो या फिर सॉलिड एंगल हो, दोनों अपनी जगह पे कांस्टेंट है, दोनों के अपनी जगह पे कांस्टेंट है, और दोनों का यूनिट होता है, डायमेंशन नहीं होता है। दोनों का यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। दोनों का यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। याद रहेगा सर? ये कुछ चीजें मैंने बताई जो आपको याद रखना है, ठीक है। धीरे धीरे इन लोगों से मुलाकात होती चलेगी, कुछ लोगों से मुलाकात हो चुकी है, कुछ लोगों से धीरे धीरे चैप्टर वाइज आपको क्या होगी, मुलाकात होती रहेगी। ये चीज, इसका नाम क्या है सर? ये जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, म्यू। म्यू का मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू का मतलब क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसके बारे में पूछा जाए कि यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस दोनों होगा, ये क्या होगा बाबू? यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। बात समझ रहे सर? इसका यूनिट भी नहीं होगा और डायमेंशन भी नहीं होगा। आप कहेगा सर कैसे इसका यूनिट नहीं हुआ? बोथ आर फोर्स, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, दोनों क्या है? फोर्स है। तो दोनों में फोर्स का यूनिट रखिएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका यूनिट नहीं होगा। डायमेंशन में पुट कीजिएगा तो इसका भी डायमेंशन कितना होगा? ml t का पावर -2। नीचे भी क्या रखिएगा? ml t का पावर -2, कैंसिल हो जाएगा, फाइनली इसका डायमेंशन भी नहीं। पॉइंट फाइनल सर। अब जरा यहाँ पे गौर से देखिएगा, इसके सवाल को अगर बनाना हो, f इक्वल टू आगे बढ़ाना हो तो क्या कीजिएगा सर? f इक्वल टू आप फॉर्मूला क्या जानते हैं? म्यू। यहाँ देखिए बाबू, f इक्वल टू म्यू इनटू mg। इसको हम यूज करेंगे कहाँ? हॉरिजॉन्टल सरफेस। कहाँ यूज करेंगे? हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई ब्लॉक यहाँ पे ले लीजिए, m मास की ब्लॉक है, नीचे में क्या लगेगी? mg, ऊपर r, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इधर आपका फ्रिक्शन लग रहा है। इस फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना हो, ये बॉडी चल रही है, बॉडी क्या चल रही है, इसमें वेलोसिटी है। अगर आपको कहा जाए कि यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू निकालिए, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज कर लीजिएगा, F इक्वल टू म्यू आर। म्यू आपको गिवन रहेगा, म्यू आपको क्या क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो आप इसको इसी फॉर्मूला से आगे बढ़ा करके फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो फ्रिक्शन आप निकालिए कि कौन सा फ्रिक्शन होगा? इसको आप या तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कर सकते हैं या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। चल रही है ना, चलने के दौरान काइनेटिक फ्रिक्शन निकलता है, तो या आप उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी ले सकते हैं, इसलिए कि लिमिटिंग और काइनेटिक लगभग क्या होता है? बराबर होता है, थोड़ा सा का डिफरेंस होता है। लिमिटिंग वैल्यू थोड़ा ज्यादा होता है काइनेटिक से, लेकिन क्वेश्चन बनाने में दोनों को लगभग बराबर लेकर के बना लिया जाता है। डन सर? और आगे बढ़िए। अगर आपका सरफेस क्या हो? इंक्लाइंड हो। क्या बाबू? इंक्लाइंड हो, तब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू इनटू r के जगह पे आप क्या लिखिएगा? म्यू r इक्वल टू, या म्यू n लिखिएगा, क्या लिखिएगा सर? म्यू n, इसको आगे बढ़ा के म्यू mg cos थीटा। जो लोग इंक्लाइंड प्लेन का कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं वो समझ रहे होंगे, मैं यहाँ फिर से गलत दिखला रहा हूँ, इसको देखिएगा, याद कीजिए सर। ये कोई m मास की ब्लॉक है, थीटा एंगल है, इस प्लेन को इंक्लाइंड प्लेन कहेंगे। नीचे आपका क्या लगेगा? mg, इधर क्या लगेगा सर? mg sin थीटा पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन, इधर mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, और ये आपका क्या हो जाएगा सर? नॉर्मल रिएक्शन। एक्शन इसमें किसको लेते हैं? mg cos थीटा को। रिएक्शन आपका इसके अपोजिट एक्शन में हो जाएगा, और mg sin थीटा की वजह से अगर आप कोई दूसरा फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो फ्रिक्शन आपका ऊपर की ओर लगेगा, और mg sin थीटा की वजह से ये नीचे आना चाहेगा। ठीक है सर? तो नीचे आने के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, तो फाइनली इसका फ्रिक्शन जो है इधर लगा, इसका वैल्यू अगर निकालना हो तो म्यू mg cos थीटा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि म्यू n इक्वल टू कितना आपका? mg cos थीटा, n की जगह पे आप क्या बता दिए? mg cos थीटा। इस तरह के क्वेश्चंस को अभी हम लोग बनाएंगे, इसको आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे की बातचीत करेंगे।